हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जिसे गुल्डबर्ग और बागे ने दिया था। और जैसे आप इसके पहले वीडियो देखे थे, रासायनिक अपक्रिया किससे कहते हैं, अपक्रिया की दर क्या है, अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। और कभी कभी स्टूडेंट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, इसलिए आप लोग कृपा करके जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लिया करें। और कमेंट बॉक्स में जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, तो प्लेलिस्ट में अलग से बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जो कि आप लोग वहाँ से पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे। पहले द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, इसके बाद दर स्थिरांक की विशेषताएं। और यहाँ पर आपको बारीकी समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आप इसके बाद आगे चलकर, क्योंकि एक के बाद एक कोरिलेट होते हैं, है ना। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, पेपर में भले नहीं आते, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसने दिया? तो सन 1867 में गुल्डबर्ग तथा बागे नामक वैज्ञानिकों ने अभिक्रिया की दर और क्रिया कारकों की सांद्रता में एक गुणात्मक संबंध स्थापित किया, जिसमें उन्होंने बताया क्या कि किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम मान के चलते हैं, एक आपके पास अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक तो अभिकारक, एक उत्पाद। अब अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जैसे स्टूडेंट आपके पास ए और बी दो आपके पास अभिकारक है, यह क्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाएंगे? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। अब समय के साथ अभिकारक में कमी आती है और समय के साथ उत्पाद में वृद्धि होती है। ये चीज सबको पता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती जाती है, वैसे वैसे अभिकारक में कमी आती है और उत्पाद में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, जैसे हम क्रिया कराते हैं H2 + O2, यानी आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? H2O। तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती जाएगी और प्यारे भाइयों पानी बनता जाएगा। यहाँ पर अभी केवल हम अभिक्रिया समझा रहे हैं, बैलेंस ही नहीं करा रहे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे अभिक्रियाएं संपन्न होती है, वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है और अभिकारक में कमी आती है। तो जो ये अभिक्रिया में उत्पाद बनता है ना, वो किसी न किसी दर से बन रहा होगा। समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा। तो जो अभिक्रिया का जो दर है वो किस पर डिपेंड करता है? ये जो क्रिया कारक या अभिकारक लेते हैं उसके सांद्रता पर डिपेंड करता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थ हैं, उनकी सांद्रता कितनी है उस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट क्या? रासायनिक अभिक्रिया की दर। दर का मतलब क्या है? समय के साथ परिवर्तन। दर का मतलब क्या है? समय के साथ परिवर्तन। जैसे ए और बी अभिकारक हैं, समय के साथ उत्पाद बना रहे हैं, तो जो अभिक्रिया की दर है प्यारे भाइयों, वो किस पर डिपेंड करेगा? ए और बी यानी अभिकारक के सांद्रण पर डिपेंड करेगा। और ये जो सांद्रण है प्यारे भाइयों, इसी पर इन्होंने एक गुणात्मक संबंध दे दिया कि किसी अभिक्रिया का दर या वेग क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। सिंपल, चीजें क्लियर हो गई। जैसे मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि A + B ये दो आपके पास अभिकारक हैं, ये आपस में मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाते हैं? उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गुल्डबर्ग एवं बागे ने क्रिया कारकों की सांद्रण, अच्छा सांद्रण क्या है, सांद्रता क्या है? किसी भी विलेय पदार्थ की उपस्थिति ही बताता है सांद्रता को, कि किसी विलयन में कितना विलेय की मात्रा प्रेजेंट है, वो उसकी सांद्रता को व्यक्त करता है। और जितना ज़्यादा सांद्रता होगा, अभिक्रिया की दर उतनी अधिक होगी। इसके पहले मैंने आपको समझाया था प्रभावित करने वाले कारक में कि मुख्य रूप से इसका घटना क्या है कि जितने परमाणु या अणु आपस में टक्कर करेंगे, जितना संघट्ट होगा, जितना एक दूसरे से टकराएंगे, अभिक्रिया उतनी ही तेजी गति से होगी। तो समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया की दर है, क्रिया कारक यानी अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। चीजें क्लियर है? तो यहां पर यदि मैं कह दूं कि क्रिया की दर या क्रिया का वेग, क्रिया की दर क्या कहा गया? ये प्रोपोर्शनल है किस किस पर? जो आपने अभिकारक लिया या क्रिया कारक। तो एक आपका A है और एक आपका B है। मतलब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बड़े ब्रैकेट से हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है प्यारे भाइयों? इसके आगे यदि हम समानुपाती को हटाएं, ये जो आपका अनुक्रमानुपाती समानुपाती है, इसको यदि हटाएं तो एक नियतांक लगता है ना, जिसे समानुपाती स्थिरांक भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिया की दर बराबर, यहाँ पर K लगा दें, यहाँ पर आपका A है और यहाँ पर आपका B है।
जहां पर के क्या है, जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे दर स्थिरांक भी कहते हैं। जहां के क्या है, समानुपाती स्थिरांक। क्लियर, इतना आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन यदि आ जाता है कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखें तो आपको इतना लिखना जरूरी रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर प्यारे भाइयों। एक दो लाइन और लिखना है कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम 2 नंबर से ज्यादा आ नहीं सकता है, कि सन 1867 में गुल्डबर्ग एवं बागे नामक वैज्ञानिकों ने इसे प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी अभिक्रिया का वेग जो है या क्रिया कारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब थोड़ा सा इसको यदि हम प्यारे भाइयों थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें कि यदि इसकी जो सांद्रता ए है, बी की सांद्रता स्मॉल बी है, तब जो अभिक्रिया की दर कितनी होगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखेंगे कि मान लीजिए किसी भी समान अभिक्रिया के लिए, किसी भी सामान्य अभिक्रिया के लिए, किसी भी समान अभिक्रिया के लिए बात करें प्यारे भाइयों, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, जैसे मान के चलते हैं ए है और बी है, ए की मात्रा स्मॉल ए, बी की मात्रा स्मॉल बी। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्रिया कराते हैं तो बनाता है उत्पाद। क्या बनाता है, उत्पाद। तब यहां पर आपका जो अभिक्रिया का दर कितना होगा, अभिक्रिया दर कितना होगा, तो स्टूडेंट के आपका रहेगा ही, ए आपका रहेगा, और इसकी सांद्रताओं को जो है हम घात के रूप में लिखते हैं। जैसे ए की सांद्रता स्मॉल ए है और बी की सांद्रता कितनी स्मॉल बी है, तो इसको हम घात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। जहां हमारा जो स्मॉल ए है, ए का सांद्रण है, बी जो है स्मॉल बी जो है कैपिटल बी का सांद्रण है। तो ये हो गया आपका द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। क्लियर हो गया कि जो क्रिया की जो दर है स्टूडेंट, वो किस पर समानुपाती रखता है, अभिकारक यानी क्रियाकारक जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके सांद्रण के है ना गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आगे चलकर आपको काम आएगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। तो सिंपल तरीके से इतना समझ गए। इसके बाद छोटा सा टॉपिक आता है कि जो आपका के है ना, समानुपाती स्थिरांक या दर स्थिरांक जिसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं कभी कभी पूछ दी जाती है कि गुल्डबर्ग एवं बागे का नियम लिखिए, साथ में आ जाता है कि दर स्थिरांक की विशेषताएं। इसको भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक का मान है उसके भी कारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, दर स्थिरांक निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया की दर निर्भर करता है। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक लाएंगे, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। आपको प्यारे भाइयों छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चलो। तो जो दर स्थिरांक है ये जो है अभिक्रिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, दर स्थिरांक निर्भर नहीं करता, जबकि अभिक्रिया की दर निर्भर करता है। दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ाने के साथ साथ दर स्थिरांक के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला आपका है यदि दर स्थिरांक का मान ज्यादा है तो अभिक्रिया तीव्र होगी, और अभिक्रिया दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, जो कि अभिक्रिया की कोटि आगे चलकर टॉपिक मिलेगा जिसको हम बेहतरीन रूप से समझाएंगे स्टूडेंट, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका मुख्य रूप से आज का टॉपिक था, क्या, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जो कि आप लोगों ने समझ गया होगा। छोटा सा वीडियो प्लीज पसंद आए तो लाइक कर दें और इसे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना है तो, यदि खुद से नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और बेहतर से आप बेहतर नोट्स बनाते चलिए। ओके स्टूडेंट, चलिए तो दर स्थिरांक की विशेषताएं भी यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें स्क्रीनशॉट ले करके, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।